हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं ये आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्र विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, या फिर आप किसी भी टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको केंद्र में रखते हुए उसके बेसिस पे हम ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाएंगे, पर हम फोकस किस पे लेकर चल रहे हैं? केंद्र विद्यालय कि जो आपके टीचर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वहां आपका करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक ना छूटे, वो चीज हम पहले लेके चल रहे हैं। आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन। कल हमने ये वाला लेक्चर किया था, अवार्ड्स वाला सेक्शन किया था। आपको पता है कि जो आपका जो आपकी जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक है उसमें अवार्ड्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो जीके वाले सेक्शन है, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी, इंडियन आर्ट, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, या मिडिवल है, तो इनके जो करंट अफेयर्स में जो इश्यूज चलते हैं वहां से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, चाहे वो ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे ज्योग्राफी में अगर मैं आपसे पूछूं ताइवान, तो ताइवान की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नीदरलैंड की हमने कल बात करी थी, तो कल नीदरलैंड की हमने बात करी थी। साथ में हमने दो कंट्रियों की बात करी थी कि शेंगेन क्षेत्र में कौन सी दो कंट्रियों को इंक्लूड किया गया है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या कितना डेडिकेशन के साथ में आप वीडियो देख रहे हैं। हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया ये है ना, शायद कल ही किया था, नहीं परसों किया था, ठीक है। तो कल तो लेक्चर नहीं आ पाया था। तो बताइए कि शेंगेन क्षेत्र में किन दो कंट्रीज को पार्शियली इंक्लूड किया गया है, और इसका अपोज किन दो कंट्रियों ने कर रही, कौन सी दो कंट्रीज कर रही थी? उसमें एक ऑस्ट्रिया थी, दूसरी कौन सी थी जो इसका अपोज कर रही थी कि भाई इन दोनों कंट्रीज को अभी शेंगेन क्षेत्र में नहीं लेना चाहिए? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और देखो कल हमने परसों हमने डिस्कस किया था ये स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024। तो जिसने ये लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो अभी निकल गया आपके सामने से, पर फिर भी आप इसका आंसर लिखें, ठीक है। अब देखिए इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024, ये इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 रिसेंटली अभी न्यूज में रही, तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देखो आप सबने किया होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखते नहीं हो तो मुझे पता चलता नहीं है। जब तक आप देखो खुद से आंसर लिखने का ट्राई नहीं करेंगे आपको ये कभी याद नहीं रहेंगे। हालांकि देखो अब जो लेक्चर देख रहे हैं उनमें से मुझे बताओ कि कितने लोगों को इसका आंसर आता है। कल आपने इसका आंसर मान लो रिसर्च किया होता, सर्च किया होता, तो आज इसका आंसर आ रहा होता और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो। तो ये विंजो नाम याद रख लेना, विंजो के द्वारा द इंडियन गेमिंग रिपोर्ट 2024 और प्लस साथ में इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल के मिलके इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाइए आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखो आज का टॉपिक है व्हाट इज जूस जैकिंग स्कैम, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे अदर टॉपिक हैं जो हम इस पूरे लेक्चर्स में देखेंगे। हम ये एआई सेफ्टी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में 10 ट्रिलियन डॉलर की बात करी गई है, क्या इंडिया का मार्केट कैप कब तक कितना हो जाएगा, है ना, ये सारी चीज समझेंगे। उसके बाद में हम ये रिंग ऑफ फायर पे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं इनको देखेंगे। इसके बाद में लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज ये इतना कुछ होने वाला है आज के लेक्चर में। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सर्ट ने कैफे, होटल और हवाई अड्डों जैसे स्थानों में पाए जाने वाले सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। आप अगर ये फोटो देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, मैं वापस से दिखाता हूँ। ये फोटो देखो इधर वाली, ये फोटो दिख रही है आपको? आपने ये टेबल सी देखी है, टेबल के ऊपर आप ये डॉग देख रहे हैं। इनमें क्या है, लोगों ने अपने फोन चार्जर ये लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक प्लेस पे जो फोन चार्ज करते हैं, यहाँ पर क्या है, आपके फोन के अंदर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे ही आपने ये डेटा केबल अटैच करिए और ये फोन से लगा रखिए, तो इस डेटा केबल के थ्रू आपकी परमिशन की अब जरूरत नहीं है उनको कि आप उसमें एक्सेस या हाथ वो करेंगे, अलाउ करेंगे। अब वो खुद ही अपने हिसाब से इसमें एक मेलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, जिससे आपके फोन को हैक किया जा सकता है, पूरे डाटा पे सर्विलेंस कर सकते हैं वो लोग। तो इसी के लिए जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है सर्ट, CERT, तो इसने क्या है अभी एक नोटिस इशू किया है, जिसके अंदर ये बताया है, चेतावनी जारी करी गई है किस तरीके से जो पब्लिक चार्जिंग पोर्ट है उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसके लिए यूजर्स को अवेयर करने के लिए ये न्यूज आई है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या दिया गया है, इसका नाम है जूस जैकिंग हमला,
ठीक है। जूस जैकिंग अटैक अगर आपसे पूछा जाए तो जूस जैकिंग अटैक का संबंध किससे है? तो ये चार्जिंग पोर्ट से रिलेटेड है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अगर अपने फोन को चार्ज करते हो, उनके पोर्ट में अपना डाटा केबल लगाकर फोन को कनेक्ट करते हो, तो आपका जो फोन है अब वो सिक्योर नहीं रहेगा, उसके अंदर साइबर हमला हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स यूएसबी पोर्ट के माध्यम से आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, जिससे आपका पूरा डाटा हैक हो सकता है। तो इसके लिए अवेयर करने के लिए सर्ट ने क्या है, चेतावनी जारी की है। तो आपको क्या याद रखना है, जूस जैकिंग अटैक के बारे में याद रखना है कि जूस जैकिंग अटैक होता क्या है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो जूस जैकिंग अटैक क्या है। जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें दुर्भावनापूर्ण मालवेयर इंस्टॉल करने या स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डाटा चोरी करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों या समझौते का प्रयोग किया जाता है। यूएसबी पोर्ट का उपयोग करते हैं इसके अंदर। आपका जो डिवाइस है वो किसी यूएसबी, जैसे आपने वो डॉक के द्वारा लगाया तब तो नहीं होगा, पर आपने यूएसबी पोर्ट वाला कनेक्शन आता है उसके द्वारा चार्ज कर रहे हैं, तो आपका फोन क्या कर सकता है, हैक हो सकता है। तो इसके लिए ही अवेयर करने के लिए सर्ट ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये जू चेकिंग अटैक के बारे में आप सब लोग जाने, अवेयर हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट खबर है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों ने मिलकर अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है एआई सेफ्टी को लेकर। अब देखिए एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैनिक जीवन में कंटिन्यू क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप अभी आपको लगता है कि आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर आप भी कई जगह, बहुत सारी जगह एआई का इस्तेमाल करते हैं अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं। क्योंकि देखो आपने क्या करा, सर्च करने के लिए कर रहे हैं, तो वो जो ढूंढ के निकाल रहा है वो एआई कर रहा है, एआई सॉफ्टवेयर है। तो एआई बहुत जगह कार्य काम आ रहा है, और आगे चल के क्या है, जो एआई के मिसयूज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने देखा हो कि जैसे मान लीजिए कई सारी फिल्में हैं या फिर कई सारी वेब सीरीज है, मूवीज के अंदर ये चीज दिखाई जाती है कि जो एक बंदे का फेस है, मतलब वीडियो है, तो उसको एडिटिंग करके किसी दूसरे बंदे के द्वारा दिखा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन ए को किसने मारा, एक बी पर्सन है, इसने इस पर गोली चलाई। अब बी पर्सन का फेस क्या करेंगे, एआई की मदद से चेंज करके किसी सी पर्सन का लगा देंगे। तो अब ये लगेगा कि ये जो जिसने मारा ये बी ने नहीं, सी ने मारा है इसको, ए को। ठीक है, तो ये कैसे लग रहा है पता, कि एआई की तरफ से, एआई ने क्या करा, इस तरीके से उस पर मैनिपुलेशन करा है, बिल्कुल हूबहू उस बंदे के साथ में मर्ज कर दिए फोटो, कि अब वही बंदा असली लग रहा है, दूसरा वाला बंदा। ठीक है, तो एआई क्या कर रहा है, इस तरीके से जो मिसयूज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम ने एक सेफ्टी टेस्टिंग एग्रीमेंट साइन किया है कि भाई जो एआई का जो मिसयूज हो सकता है उसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको और ज्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सकता है एआई का इस्तेमाल। ठीक है, क्योंकि देखो आगे आने वाले वक्त में आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, वो एआई की मदद से फेक न्यूज स्प्रेड कर सकती है और अपने फेवर में लोगों को ला सकती है। तो इसीलिए क्या है, यूएस और यूनाइटेड किंगडम मिलकर क्या कर रहे हैं, एआई की सेफ्टी टेस्टिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, एआई का दुरुपयोग रोका जा सके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पूरे आर्टिकल में ये सारी बातें हैं, तो ये चीज समझिए, आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एआई सेफ्टी टेस्टिंग एग्रीमेंट अभी हाल ही में किन दो कंट्रीज के साथ, किन दो कंट्रीज ने किया है, ऐसे लिखा है, यूएस या इंडिया। ठीक है, क्या यूएस या इंडिया ने किया है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या यूके या इंडिया, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, यूएस एंड यूके ने ये एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया का कहीं कोई रोल नहीं है, चाइना ने नहीं किया, जापान ने नहीं किया, किन किन ने नहीं किया, ऐसे भी याद करोगे तब भी आपको ये याद रहेगा, वरना अभी तो पढ़ोगे, बाद में एग्जाम तक ये सब भूल जाओगे। ठीक है, तो भूलना नहीं है, इसलिए याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, इंडिया मार्केट कैप लाइकली टू हिट कितना, 10 ट्रिलियन डॉलर, कब तक, 2030 तक। जो हमारा जो मार्केट कैप है इंडिया का, 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, इस रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो ये रिपोर्ट वित्तीय समूह पेंटोमैथ ग्रुप के द्वारा। ठीक है, रिकेप 24 क्रिस्टल गेज 2025। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम है रिकेप 2024 क्रिस्टल गेज 2025। यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं, रिकेप 2024 क्रिस्टल गेज 2025। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का टाइटल ये है, नाम याद रख लेना, टाइटल का नाम याद रख लेना, रिकेप 2024 क्रिस्टल गेज 2025। ये रिपोर्ट का नाम है, किसने पब्लिश करी है, ये पब्लिश करी है पेंटोमैथ, पेंटोमैथ नाम याद रखना, पेंटोमैथ ग्रुप के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया का मार्केट कैप है 10 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगा 2030 तक। तो ईयर याद रखना है 2030 तक क्या हो रहा है, क्योंकि देखो 2047, 2030, 2045, 2075, 74 है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे चल के। अगर जैसे मैं पूछूं कि इंडिया का जो टारगेट है
टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए कौन सा ईयर रखा गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2030, बोलेंगे 2025, 2025, 2025 तक इंडिया ने ये कहा था कि हम टीबी को जड़ से खत्म कर देंगे इंडिया से, भारत को टीबी मुक्त बना देंगे, परंतु ऐसा दिख तो रहा नहीं है ये होगा। हमने इस पे भी एक रिपोर्ट पब्लिश की रही थी, हमारे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो टीवी पे भी एक लेकर आए थे, आपको अगर आपने देखी तो आपको याद होगा, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो दुनिया भर के टारगेट्स हैं, वो कब तक, 2030 तक ये बात करते हैं कि टीबी को जड़ से मुक्त कर देंगे 2030 तक। तो ऐसे ही 2030 तक क्या है, इंडिया की जो मार्केट कैप है वो कितना हो जाएगा, $10 ट्रिलियन तक हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इसमें बताया गया कि भारत का जो शेयर बाजार है, पूंजीकरण वर्तमान में कितना है, $4.5 ट्रिलियन का है। अभी जो हाल में 2024 में हम बात करें तो हमारा क्या है, आधे आधे से भी कम है, $5 ट्रिलियन से भी कम है, $4.5 ट्रिलियन ही है, जिसे हमें अगले 6 सालों में कितना करना है, $10 ट्रिलियन, मतलब डबल से भी आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, कोशिश तो करेंगे, देखो होता है कि नहीं, वो 2030 में पता चल जाएगा, ठीक है। तो $4.5 ट्रिलियन के साथ विश्व स्तर पर पांचवा सबसे बड़ा है। रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि मजबूत आर्थिक विकास और अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण 2030 तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इसमें 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। ऐसी बात कर रहे हैं कि 2027 तक क्या हो जाएगा, भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की भी कगार पे है, ठीक है। हालांकि ऐसा रियली में तो पॉसिबल नहीं है, पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो लग रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं होता है कि नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर, वर्तमान विश्व रैंकिंग कैप 2024 है ना, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष पे कौन कौन से देश आ रहे हैं। अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नंबर 1 पे आ रहा है। अगर हम दूसरे की बात करें, चाइना, चाइना कहाँ पर है, ये रहा चाइना। तो चाइना $9.58 ट्रिलियन के साथ में सेकंड नंबर पे है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए का मार्केट कैप कितना है, $44.7 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, $44.7 ट्रिलियन यूएसए का है, और हम तो कहाँ इसके अड़ भी नहीं रहे, है ना, हम $4.5 ट्रिलियन पे ही हैं। और जो चाइना है वो जस्ट डबल है, $9.8 ट्रिलियन का है। जापान की बात करें, जापान ये रहा, ठीक है, जापान ये रहा, और ये थर्ड कंट्री हो जाएगी, और ये कितना है, $6 ट्रिलियन के साथ में थर्ड है। अगर हांगकांग की बात करी जाए तो हांगकांग यहाँ पर, आपने हांगकांग की लोकेशन देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखेंगे इस जगह पर, इस टिप पर, यहाँ पर ये वाला जो टिप है चाइना का, ठीक है, यहाँ पर है हांगकांग, और ये हो जाएगा फोर्थ। और फिफ्थ तो आपको पता ही है, फिफ्थ हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्रियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो ये याद रख लें। हांगकांग $4.8 ट्रिलियन के साथ में है, और मार्केट कैप, और भारत का जो मार्केट कैप है $4.5 ट्रिलियन का है, और 5वें नंबर पर है। और 5वें नंबर से थर्ड नंबर पे 2027 तक आ जाएगा, ऐसी बात कर रही है रिपोर्ट, ठीक है। और 2030 तक कहाँ हो जाएगा, 2030 तक हम सेकंड नंबर पे भी आ सकते हैं, अगर चाइना का $1 ट्रिलियन नहीं बढ़ेगा, चाइना का भी बढ़ जाएगा, हमारा बढ़ेगा तो इन कंट्रीज का भी बढ़ेगा, इनका थोड़ी रुका रहेगा। ये बताओ, बढ़ेगा कि नहीं घटेगा, है ना। आ जाओ यहाँ पर। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है आपकी, मैसिव अर्थक्वेक हिट ताइवान, व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा, कि अभी देखो मैसिव अर्थक्वेक ने हिट किया है ताइवान को। अब ताइवान है कहाँ पर, तो देखो चाइना से है, जैसे टू कंट्री पॉलिसी चलती है चाइना के अंदर, ठीक है। ताइवान अलग से कंट्री है, और चाइना इसको, ताइवान को अपना वो अंग मानता है, पर ताइवान बोलता है कि मैं अलग हूँ, ठीक है। तो ये इनमें डिस्प्यूट बना रहता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब जो ताइवान जो है, यहाँ पे क्या है, 7.2 रिएक्टर स्केल का यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक आया। तो ये बहुत ज्यादा मेसिव अर्थक्वेक है, बहुत ही खतरनाक है, 25 वर्षों में देखा गया है इतना खतरनाक अर्थक्वेक यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, आप ये देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ आप यहाँ पर ये बेल्ट देखेंगे, जहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक कंटिन्यूशन मिलेंगे, तो इसी को ही रिंग ऑफ फायर बोला गया है। देखो इसको पढ़ भी देता हूँ, हाल ही में ताइवान में एक बड़ा भूकंप आया, जिसमें काफी क्षति हुई और लोग हताहत हुए। ताइवान की भूकंप निगरानी एजेंसी के अनुसार 7.2 तीव्रता और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 7.4 तीव्रता का भूकंप नापा गया, जो कि 25 वर्षों में सबसे बड़ा भूकंप देखा गया है। और ये जो भूकंप आया था पूर्वी ताइवान में हुलियन काउंटी से सिर्फ 18 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में स्थित था। तो आज ये इसको थोड़ा सा देखते हैं, ताइवान की लोकेशन आपको दिखाते हैं। देखो ताइवान ये हो गया, ताइवान की कैपिटल क्या हो गई, ताइपी हो गई, ठीक है। हांगकांग ये रहा, तो ये हो गया चाइना, और यहाँ हमारा भारत हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा रिंग ऑफ फायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन की पैसिफिक प्लेट हो गई, ये क्या है, एक लार्ज प्लेट है। इसके सराउंडिंग में आप छोटी छोटी और कुछ लार्ज प्लेट भी देखेंगे, जैसे नाजका प्लेट,
कैरिबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, ये प्लेट्स हैं। नीचे अंटार्कटिक अंटार्कटिक प्लेट हो गई। ठीक है, तो अब ये प्लेट्स हो गई ये चारों तरफ। तो ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो पैसिफिक ओशियन आप देखेंगे, सू हॉर्स जैसे सू हॉर्स, जो हॉर्स का जो घोड़े का जो नाल होती है, ठीक है, उसके समान उसकी आकृति के जैसा आपको ये दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है ना, ये वाली जो काली काली लाइन है, ये काली काली लाइन ये बता रही है कि यहाँ पर जो प्लेट है वो कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे की तरफ मिल रही है। तो इसका मतलब है कि कई हजारों सालों में आप ये देखेंगे कि पैसिफिक ओशन सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूसली ये प्लेट जो है, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो अपनी जगह पे ऐसे है ना, और ये वाली जो प्लेट है ये इसके नीचे क्या कर रही है, सबडक्ट हो रही है। ओशियन प्लेट क्या कर रही है, नीचे जा रही है, और ये वाली प्लेट ऊपर उठती जा रही है, और इसी के उठने के कारण यहाँ पर जो रिंग ऑफ पैसिफिक, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स की सीरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसको आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो प्लेट्स हैं, और यहाँ पर अब ये बात कर रहे हैं साउथ ईस्टर्न इंडिया, इंडिया राइस, ठीक है, पैसिफिक आर्टिक रिज। तो ये जो है ना, ये वाली जो बेल्ट दिखाई दे रही है, ये तो हो गई कन्वर्जेंस, ये आपस में मिल रही है। ये वाली बेल्ट जो दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये है डाइवर्जेंस, यहाँ से ओशियन एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ पर एक्सपेंड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लें। अब आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो, रिंग ऑफ फायर है क्या। तो रिंग ऑफ फायर सैकड़ों ज्वालामुखी भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के साथ चलती है। यहाँ यह आकार में अर्धवृत्त या घोड़े की नाल जैसा है, और लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर यूरेशियन, अमेरिकन, जुआन डे फ्रूका, कोकोस, कैरेबियन, नाजका, आर्कटिक, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन और अन्य छोटी प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के साथ मिलन बिंदुओं का पता लगता है, जो बड़ी प्रशांत प्लेट को घेरती है। अब ये जो है ना, बिग पैसिफिक प्लेट हो गई, और इसके चारों तरफ ये छोटी मोटी प्लेटें हैं। ठीक है, कुछ बड़ी प्लेटें, जैसा इंडो ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट भी बहुत बड़ी है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी बड़ी है। पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोकोस प्लेट छोटी सी प्लेट हो गई, नासका प्लेट छोटी प्लेट है। ठीक है, इस तरीके से इन प्लेट के नाम भी आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में अगर पूछ ले तो। ठीक है, आ जाओ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू, फिलीपींस सहित 15 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से लेकर स्टार्ट होती है। आप यहाँ देखेंगे साउथ में क्या है, साउथ अमेरिका में यहाँ चिली है, चिली से ऊपर फिर ऐसे घूमते 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 पूरा यहाँ पर आकर खत्म होती है न्यूजीलैंड तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाओ, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा ये इसका कंसेप्ट भी समझ लो, कैसे प्लेट का मूवमेंट होता है। तो ये हो गई ओशियनिक प्लेट, अगर इसको बोले पैसिफिक ओशियन की प्लेट, और इधर बोले कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या फिर चाइना, या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कोई भी कॉन्टिनेंट ले लीजिए यहाँ से उठाकर। तो अब मतलब जमीन, तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, अब ये क्या कर रही है, ये जो ओशनिक प्लेट है नीचे की तरफ सबडक्ट करती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है इसको क्या है, ऊपर की तरफ उठा देती है, और इसी की वजह से क्या होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, और साथ में वॉल्केनिक इरप्शन भी देखा जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये जो गैप है, यहाँ पर गैप कई बार खुल जाता है, और वो जो पहाड़ जब ऊपर जाते हैं, तो उनके जो चट्टानों के बीच में जो दरार होती है, वहां से मैग्मा क्या है, ऊपर की तरफ फ्लो करके बाहर ब्लास्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। अगर आप देखें जो जमीन के नीचे क्या है, ये मैग्मा पिघला हुआ है, तो इसे बेथोलिथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पिघला हुआ मैग्मा, और साथ में बहुत सारी गैसेस, और जब थोड़ी सी भी जगह मिलेगी, तो एक बहुत ब्लास्ट करते हुए, बहुत तेजी से रैपिडली वो ब्लास्ट करते हुए ऊपर की तरफ फट जाएगा, और उसी की वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। कई बार ये बहुत स्लो होते हैं, कई बार तेज होते हैं। तेज वहां होंगे जहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा गैसियस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जहां पे स्लो कहाँ होंगे, जहां पे कोई गैसियस प्रेशर नहीं है, पर वहां पे वेंट खुल गई है, और धीरे धीरे नीचे से प्रेशर होने लगने के कारण, मोमेंटम ऑफ जो प्लेट्स हैं उसके कारण जो मैग्मा बाहर आ जाता है, उसकी वजह से हमें लावा बाहर देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क के लिए क्वेश्चन। हर रोज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं, साथ में लेक्चर में भी हम बता देते हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो इसका आंसर भी बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये क्वेश्चन, इनमें से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ही तो पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, which institute hosted the international chess federation
रेटेड चेस टूर्नामेंट, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने की है ये शतरंज की, जो इंटरनेशनल शतरंज महासंघ की जो टूर्नामेंट हुआ है उसको किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कंडक्ट करा है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने, या आईआईटी हैदराबाद ने? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और जल्दी हम क्या कर रहे हैं, अब ये वाली जो आपकी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, ठीक है, अब हम एक एजुकेशन सीरीज और लेकर आने वाले हैं जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, और वो पूरा डेडिकेटेड रहेगी एजुकेशन फील्ड के लिए, ठीक है। जिससे आपका जो केंद्रीय विद्यालय नव देखो, एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे नो डाउट, पर साथ में जो अदर सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स में आएंगे। इसलिए ये वाली सीरीज भी चलेगी और वो वाली सीरीज भी चलेगी, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम प्लान भी कर रहे हैं आपके लिए जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस है ना, इन तीनों का एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज चलाएं, जिससे आपको जो भी एग्जाम हो तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं, तो मैं जल्दी से ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। जिससे आपकी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं सारे सब्जेक्ट जिसके अंदर ये हम डिस्कस करते हैं ये वाले टॉपिक्स, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, जिसमें अवार्ड्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, एंशियंट मिडिवल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन आर्ट, प्लस एजुकेशन स्कीम्स, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जो जो स्कीम है, आपने हमारे चैनल पर जो EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाले लेक्चर्स देखे होंगे। तो देखो अभी जो 2024-25 तक जब तक एग्जाम चलेंगे, उसमें भी जो स्कीम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करी थी वो सारी काम की हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि इन स्कीम्स में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन स्कीम्स में भी पूछे जाएंगे, और नई आने वाली स्कीम्स में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहेगी। और ये जो स्कीम्स है अभी तो 2024 में आप मान के चलो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो टीचर से रिलेटेड, तो ये स्कीमें आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। EMRS के जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं आप उनको बहुत अच्छे से देखिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। और हालांकि उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अब रेगुलर बेसिस पे लेकर आऊंगा, जिससे आपका कंटिन्यू फ्लो बना रहे एजुकेशन स्कीम्स का। तो आपकी कोई भी स्कीम एजुकेशन से तो बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। साथ में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के देखो इनमें कुछ टॉपिक हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो वो टेस्ट सीरीज में कवर करा देंगे, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज में आपको उस कंसेप्ट तक कवर करा देंगे कि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से एग्जाम में घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए हैं या फिर हम आपको जो अपने लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी टॉपिक है, तो वहां से बाहर ना जाए। अगर आपसे पूछा गया है, जैसे मान लीजिए या मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु क्या हैं, कौन थे, ठीक है। क्या है तो नहीं पूछेंगे, कौन थे भी पूछेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप आपसे पूछा जा सकता है बॉम्बे सोसाइटी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, कौन थे, है ना। पूना पैक्ट किसके द्वारा की एग्रीमेंट साइन किए गए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रेगुलर बेसिस पे आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, कुछ सेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ए ए ओ ह्यूम का क्या कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा हम मिडिवल हिस्ट्री की अगर बात करी जाए, तो मिडिवल हिस्ट्री में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कहाँ से पूछा गया था, है ना। बैटल ऑफ प्लासी पूछा गया नहीं था, पूछा जाता है कई बार। और ये बैटल ऑफ प्लासी के बीच में हुआ था, कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, बैटल ऑफ बॉर्निवश क्या था, है ना। अगर हम बात करें जैसे बात करते हैं बैटल्स की बात करते हैं, तो मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे बैटल्स हैं। जैसे मान लो राजस्थान से रिलेटेड पूछ लें तो खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था, ठीक है। अगर इंडिया लेवल पे पूछेंगे तो फिर ये पूछ लेंगे कि पानीपत का युद्ध कब कब हुआ था, ठीक है। अगर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में इनमें से कौन सा वॉर हुआ था, इस तरीके से पूछ लेंगे। तो आपको ये चीजें वॉर्स के बारे में पता होना। मिडिवल हिस्ट्री में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए पॉलिसीज पे, कौन से राजा के द्वारा कौन सी पॉलिसीज लेकर आई गई थी। जैसे पाबोस एंड सजदा जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी, बलबन के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको इनके बारे मिडिवल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम एंशियंट की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको पता होने चाहिए जो हमारे कल्चरल इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मोलेला क्या होता है,
ठीक है। अगर हम फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो वो पता होना चाहिए। साथ में मंदिर टेम्पल्स, अगर हम बात करें जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर हैं उन्हें नगर नागर शैली में बनाया गया है, अगर आपने पढ़े हो तो। ठीक है। अगर हम साउथ इंडिया की टेम्पल्स की बात करें, द्रविड़ शैली में बनाए गए, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको एंशियंट हिस्ट्री में पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये टेम्पल्स में घुस जाते हैं, कई बार ऑर्नामेंट्स में चले जाते हैं, कई बार ये हमें हमारी जो धरोहर है, जैसे एशियन में आपसे पूछा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक रहता है इनका। ठीक है। इसके अलावा इंडस के साथ में आपसे पूछा जा सकता है ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियां कौन सी सिविलाइजेशन से मिली थी, कौन सी सिविलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है। तो ये थोड़े डेप्थ के टॉपिक हो जाते हैं। तो ये क्या है, अगर आपने वैसे पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके क्वेश्चन आंसर रेगुलर करते हैं तो वहां से भी आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। क्योंकि कई बार आप टॉपिक पढ़ लेते हैं पर आपको वो एग्जाम में, आपने टॉपिक पढ़ा होता है पर एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा वो आपको नहीं पता होता। तो इसके लिए क्या होता है, आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। हमारी मैं नहीं बोल रहा हमारी करें, किसी और की भी कर सकते हैं, कहीं से भी करें, पर रेगुलर टेस्ट देते रहें, टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है। अब ये कोई छोटी सी चीज थोड़ी है। अब हिस्ट्री काफी अपने आप में डेप्थ में, ज्योग्राफी अपने आप में डेप्थ में, फिर इसके अलावा पॉलिटी, पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ती है। अगर जैसे मैं मान लो इसमें पूछने बैठे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ ही पूछते रहेंगे। ठीक है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा, कई बार पूछ लेते हैं, इजी सा है। ठीक है। 76, तो ऐसे पता होने चाहिए आपको। ठीक है। अगर जैसे पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे प्रेसिडेंट के पास में इम्पीचमेंट की पावर कौन से आर्टिकल से मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, पूरी पढ़नी है जिससे आपको एक एक कंसेप्ट याद रहे। साथ में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं। पर हालांकि जो आपका एग्जाम की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़े जा रहे हैं। जैसे गागर में सागर भरे ही जा रहे हैं, गागर में सागर भरने की कोशिश कर, गागर में पानी भरें, सागर नहीं भरें, उतना ही भरें जितनी गागर भर सकते हैं। अब गागर में सागर पूरा थोड़ी समा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कुछ भी पढ़ते रहें उल्टा सीधा और बस पढ़े ही जा रहे हैं, एक धुन में लगे जा रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं बनेगा। आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, उस बेसिस पे आप जब तैयारी करेंगे तो आप ये इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से अगर अधिक कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8111881611 पे। ठीक है। तो इस पर ये हमारा करंट सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। साथ में इन टॉपिकों के टेस्ट सीरीज आपसे रेगुलर कराए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो जल्दी से मैं इसका टेस्ट सीरीज का लॉन्च कर देता हूँ। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि जितने बच्चे कितने बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं। जिस हिसाब से कमेंट आएंगे तो मैं उतना ही जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।